हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम स्टेटमेंट और अजम्पशन कर चुके हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट और आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपने वो दो क्लासेस नहीं देखी हैं, दो क्लासेस समझाने की और दो क्लासेस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की है, तो आप पहले वो देख के आइए, उसके बाद हम उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे पहले जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ। अजम्पशन में क्या होता है, जो स्टेटमेंट तो हमारी नॉर्मल है, सबके अंदर स्टेटमेंट सेम ही चीज़ है। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को लिख के दे देंगे, उसके बेसिस पे वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्या वो पूछ सकते हैं कि इसके पीछे अजम्पशन क्या रही होगी, मतलब ये बात लिखने से पहले या बोलने से पहले उस पर्सन ने क्या सोचा होगा, उसको बोलते हैं अजम्पशन। और वो जो बात उसने लिख रखी है उससे हमारा क्या रिजल्ट निकला होगा, उसको बोलते हैं कॉन्क्लूजन। ठीक है, और अब आती है आर्ग्यूमेंट की बात। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई डिबेट चल रही है, आप वहाँ पे जाते हैं और आप उस डिबेट को बैठ के सुन रहे हैं। आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप डिबेट पे पार्ट नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, तो आप उस डिबेट को सुन रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि इस पर्सन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या इस पर्सन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, किसका वीक है। तो यही होता है आर्गुमेंट में, हमें ये डिसाइड करना होता है कौन सा जो पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है और कौन सा जो है हमारा वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, इसकी कुछ तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा दे रखा है कि कोई भी आर्गुमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। ठीक है, ऊपर जो है आप वैसे समरी दे रखी है थोड़ी, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, तो आप पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है, आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। वैसे मेन पॉइंट जो है मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कब होता है? सबसे पहली बात, जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट रेलिवेंट होगा, मतलब जो स्टेटमेंट ले रखी है बिल्कुल उससे ही रिलेटेड है, उसी के बारे में कुछ बातें कर रहा है, उसी इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा वो जो है ठीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि अगर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस है किस पे, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तीसरा केस आता है जब भी वो कोई लॉजिकल बात कर रहा है, मतलब कोई भी लॉजिकल बात कर रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों वो इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई ये ठीक है, मतलब इस तरीके की बात है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जब भी हमारे आर्ग्यूमेंट के अंदर सोशल वेलफेयर की बात हो, कि लोगों का भला होगा, कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, देश का कुछ अच्छा होगा, इस तरीके की बातें हो ना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, तो भी हमारा क्या हो जाता है, वो लॉजिकल हो जाता है और वो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर आता है। उसके बाद हम आते हैं कि वीक कब हम बोलेंगे किसी भी अपने आर्ग्यूमेंट को। वीक आर्ग्यूमेंट कब होगा? जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट एम्बिगुअस और वीक होगा, मतलब अनक्लियर होगा, जब वो धुंधला होगा, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, 50-50 वाला केस, इस तरीके से। ठीक है, जब अनक्लियर होता है, लैंग्वेज अनक्लियर हो या फिर एक डेफिनेटिव पॉइंट ना दे रखा हो। उसके बाद आते हैं जब भी हम अपने पर्सनल ओपिनियन की बात कर लें, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन को उसमें लगा रही हूँ, या फिर मेरे किसी फ्रेंड का पर्सनल ओपिनियन या मेरे फैमिली में किसी मेंबर का पर्सनल ओपिनियन को अगर मैं अपनी कंक्लूजन में डाल रही हूँ, अपने आर्ग्यूमेंट में डाल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रीस्टेटमेंट। जो आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मैंने वही सेम टू सेम अपने अगर आर्ग्यूमेंट में बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो रीस्टेटमेंट हो जाएगा। अब तक हमने हर चीज़ में जितने भी हमने किए हैं, कंक्लूजन, अजम्पशन, उन सब में पढ़ा है। अगर रीस्टेटमेंट आ जाता है तो वो हमारे गलत हो जाता है, इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अब तक जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, अजम्पशन और कंक्लूजन, उसमें क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि हमें बताना है कि कौन सा अजम्पशन रहा होगा, कौन सा कंक्लूजन ठीक रहेगा। लेकिन इसमें क्या आता है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा रहा होगा वो बताओ, या फिर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है वो बताओ। तो दोनों पूछते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वीक या स्ट्रॉन्ग। वीक पूछा जा रहा है तो आप वीक बताएंगे, स्ट्रॉन्ग पूछा जा रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग बताएंगे। तो आपको दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। रीस्टेटमेंट हो गया हमारा। उसके बाद आता है
कि रेलिवेंट इररेलिवेंट कोई बात हो रही है या ट्रिवियल बहुत छोटी सी कोई बात हो रही है, किसी टॉपिक को लेके कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात हो रही है तो। या फिर कोई भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई भी आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको देना तो आर्ग्यूमेंट है लेकिन उसी के ऊपर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब ये टेबल दे रखी है, इसके थ्रू हम एक बार अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो अभी मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं वही सेम टू सेम इसमें लिखे हुए हैं। मतलब अपने आप से पूछो कि अगर वाइडली एक्सपेक्टेड फैक्ट या ट्रूथ है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो है मतलब कि अगर वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट या ट्रूथ है तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ या फैक्ट नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, वीक। ये ऊपर लिख रखा है इफ़ नो और इफ़ येस। तो ये पूछना एक दो बार, आप इसको रीड करना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। डज दिस एड्रेस द मेन पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट, क्या ये मेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा है जो हमारे आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है, क्या मेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा है। अगर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग, नहीं कर रहा है तो भी, ठीक है। डज दिस एक्सप्लेन अ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, क्या ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब बिल्कुल सही परिणाम बता रहा है क्या, बिल्कुल ठीक। अगर बता रहा है तो स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं बता रहा है तो वीक। उसके बाद आता है अगर किसी और का पर्सनल बिलीफ के बारे में बात हो रही है तो वीक, और अगर पर्सनल बिलीफ के बारे में बात हो रही, यूनिवर्सल कुछ बात हो रही है तो वो स्ट्रॉन्ग। क्या ये कोई ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है, अगर इनसिग्निफिकेंट या ट्राइवल पॉइंट तो छोटा सा पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, वीक। और अगर पूरे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है अगर ये आर्ग्यूमेंट वेग या अनक्लियर है, वेग या अनक्लियर है तो मैंने आपको बताया कैसा हो जाएगा, वीक। और अगर क्लियर है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम करते हैं, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जितने भी प्लास्टिक बैग्स के फॉर्म्स होते हैं क्या सब पे बैन लगा देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है हमारी स्टेटमेंट। इसके आर्गूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, दो आर्गूमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। येस, it will significantly help in reducing environment pollution and protecting marine life which is severely affected by the plastic waste। हाँ, सबसे पहले दे रखा है कि हाँ कर देना चाहिए, हमें बैन कर देना चाहिए सभी तरीके के प्लास्टिक बैग्स को इंडिया के अंदर। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो मैराइन लाइफ है वो प्रोटेक्ट होगी। मैराइन लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन का, तो प्लास्टिक की वजह से जो पॉल्यूशन कर रहा है उसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे जो है बहुत मतलब पॉल्यूशन कम होगा और जिसकी वजह से मैराइन लाइफ भी बचेगी। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव की साइड में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मैराइन लाइफ की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं अगर हम, तो नो, दिस विल कॉज इमेंस इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एंड लीड टू द जॉब लॉसेज इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा बोल रहे हैं कि नहीं, हमें बैन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न बता रखा है। रीज़न बोल रखा है कि इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाएगी, जो पब्लिक है, ऑर्डिनरी पब्लिक है, उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से जो प्लास्टिक की फैक्ट्रीज कंपनीज़ वगैरह हैं जहाँ पे बनता है ये, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम भी उनसे उनकी जॉब भी छीन जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनको। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक वेलफेयर की, मतलब पब्लिक वेलफेयर की, उनकी जॉब की, उनकी इकनॉमिक हेल्थ जो है, वेल्थ जो है वो चली जाएगी, इस तरीके की बात हो रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इस यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुड द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग स्ट्रेटजीज लाइक डिफेंस और रेलवे। इसमें पूछ रखा है कि क्या गवर्नमेंट को जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको दे देना चाहिए, उनके अंडर कर देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो और आगे कुछ बोल भी रखा है कि कौन कौन सी प्राइवेट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, डिफेंस और रेलवे, सभी की सभी, मतलब डिफेंस और रेलवे इस तरीके की जो सेक्टर्स हैं वो क्या उनको कर देने चाहिए। तो हम
हमारे आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले प्राइवेट हाँ कर देनी चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी वजह से क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, कैपिटल लीडिंग बढ़ेगी और बेटर परफॉर्मेंस होगी और बर्डन जो है कम हो जाएगा गवर्नमेंट की एक्सचेकर्स पे। गवर्नमेंट पे बर्डन कम होगा, हर चीज़ बढ़ेगी, मतलब जो जो इन्होंने पॉइंट बोल रखे हैं मतलब पॉजिटिव साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। दूसरी बात की जा रही है नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसका रीज़न दे रखा है। उसका रीज़न बोल रखा है कि जैसे कि डिफेंस जो है वो बहुत क्रूशियल होता है किस चीज़ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और अगर हम इसको प्रायोरिटाइज कर देंगे तो क्या होगा, जो ये हमारा डिफेंस की जो भी सिक्योरिटी है ये किसको हैंड ओवर हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, बेनिफिट, प्रॉफिट कमाना। और अगर वो प्रॉफिट के लिए उसको मिसयूज़ कर देता है तो फिर गलत बात हो जाएगी ना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी की एक तरीके से खतरे में आ जाएगी हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। तो ये नो वाला रीज़न भी बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल दे रखा है, शुड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मेक इट मैंडेटरी फॉर इट्स टॉप कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल डोमेस्टिक टूर्नामेंट। डोमेस्टिक टूर्नामेंट मतलब जो हमारे स्टेट वगैरह में या फिर जो आसपास के जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो बड़े बड़े जो टॉप कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर्स होते हैं उनको क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या। BCCI जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर जो क्रिकेट ऑफ इंडिया है, BCCI है, उसको मैंडेट कर देना चाहिए कि जितने भी ये टॉप जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको इनमें भी पार्टिसिपेट करो भाई, डोमेस्टिक में भी पार्टिसिपेट करो। तो इसके दो आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। येस, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड व्यूअरशिप ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड हेल्प यंग प्लेयर्स लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सीनियर इंटरनेशनल स्टार। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि हाँ कर देना चाहिए। अगर मैंडेट कर देंगे तो इससे क्या होगी, क्वालिटी और व्यूअरशिप बढ़ेगी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है हमारी उसको देखने वाले लोग बढ़ेंगे, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे लोग खेलेंगे तो अच्छा गेम जाएगा इस तरीके से। और ये हेल्प करेगा किसको, जो यंग प्लेयर्स हैं, जो अभी उभरते हुए जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको हेल्प करेगा कि वो अपने सीनियर से सीख पाएँ, समझ पाएँ कि कैसे उनको टैकल करना होता है कैसे सिचुएशन को। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा दे रखा है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न बता रखा है कि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल शेड्यूल्स होते हैं, दूसरे देशों में जाके इनको खेलना होता है, बहुत सारे शेड्यूल इनके ऑलरेडी होते हैं। और अगर आप इनको फोर्स करोगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें तो इनका क्या होने लग जाएगा, बर्न आउट होने लग जाएगा और इनका रिस्क बढ़ जाएगा इंजरी का। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा उनके ऊपर और जिसकी वजह से बर्न आउट होने लग जाएगा तो फिर रिस्क हो जाता है और इंजरीज भी हो सकती हैं इस तरीके से। तो ये भी हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। शुड इंडिया ग्रांट परमानेंट मेंबरशिप टू अ नेबरिंग कंट्री इन द रीजनल सिक्योरिटी एलायंस। रीजनल सिक्योरिटी एलायंस को लेके क्या इंडिया को किसी नेबरिंग कंट्री को मेंबरशिप दे देनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप। सबसे पहली बात कर रखी है नहीं। जो मेरा फ्रेंड है वो क्या बोलता है, जो कि दूसरी कंट्री में रहता है, वो उसका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अनस्टेबल है वहाँ की। ठीक है, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, उसके फ्रेंड का व्यू है, फ्रेंड का व्यू है, किसी एक पर्सन का पर्सनल व्यू हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वीक आर्गूमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक पर्सन के स्पेसिफिक व्यू की बात हो रही है तो ये वीक हो जाएगा। येस, इट विल फोस्टर डिप्लोमेटिक टाइज, क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड फ्रंट टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इफेक्टिवली। हाँ कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है ये रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो भी हैं वो अच्छे से जो हैं चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे, उनका डिप्लोमेटिक टाइज अच्छी होंगी, मतलब पॉजिटिव बातें हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जाएगा। तो हमारे एग्जाम्पल यहाँ खत्म होते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, अपने आप को इम्पार्शियल जज बनाना है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको किसी की साइड, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, आपको सिर्फ एक जज बन के ये बैठ के सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, कौन सा वीक आर्गूमेंट है। ठीक है, वही बात बोल रखी है इसमें। दूसरा बोल रखा है कि जो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है वो लॉजिकल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और फैक्ट पे बेस्ड होने चाहिए और सिग्निफिकेंट उनके कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए। जो भी पॉजिटिव में हमने किए थे वो सारे पॉइंट बोल रखे हैं यहाँ पे। लॉजिकल होना चाहिए हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें फैक्ट होने चाहिए,
और अच्छे कंक्लूजन निकालने चाहिए, मतलब वेलफेयर की बात होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर की, नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनक्लियर होते हैं, पर्सनल होते हैं, ट्राइबल होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक चेकलिस्ट को यूज़ करना है सिस्टमेटिकली एलिवेट करने के लिए। हर एक आर्गूमेंट जो मैंने वो टेबल कराई थी ना, उस टेबल को आपको यूज़ करना है। 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में भी हमें ये पढ़ के देखना है कि ये होता है इस तरीके का या नहीं होता है। जैसे का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग या वीक चूज़ करना है, ठीक है। बी अवेयर दैट द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैन एग्जिस्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ ए डिबेटेबल इशू। आपको ये भी समझ में, ये बात अपने माइंड में रखनी है। मैंने 4 एग्जाम्पल कराए हैं आपको, 4 में से 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कराए हैं जिनका आंसर यस में भी स्ट्रॉन्ग बन रहा था, नो में भी स्ट्रॉन्ग बन रहा था। सिर्फ एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए कि यस बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो हमें अपने माइंड में ये बात सेट करनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिबेट चल रही है और उसका कोई कन्फ्यूज़न निकल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है, तो वो सिर्फ एक ही साइड में ठीक होगा, वो दोनों साइड में ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, प्रॉन्स और कॉन्स दोनों होते हैं ना, प्रोन और कॉन्स दोनों होते हैं। किस चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसी तरीके से। लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। सबसे पहला, जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, वो एक डिसिसिव और इफेक्टिव मेजर है कर्व करने के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को परमानेंटली। क्या बोला गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक डिसिसिव, मतलब सोच समझ के लिया गया और इफेक्टिव मेजर है कर्व करने के लिए, रोकने के लिए, जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रहा है उसको परमानेंटली रोकने के लिए। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा अगर ट्रू हो जाता है तो वो मोस्ट वीकन करेगा। ध्यान से पढ़ना, आपको स्टेटमेंट को मोस्ट वीकन पूछ रखा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है टू द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसको वीक कौन सा स्टेटमेंट करेगा, ये पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर है सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड की टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड POK। इसमें तो पॉजिटिव बात हो रही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो की टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे पाकिस्तान और POK के अंदर, वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो। तो ये तो पॉजिटिव बात है, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये वीक तो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस मिलिट्री एक्शंस हैं सिमिलर ऑब्जेक्टिव के साथ, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हैव नॉट एबल टू स्टॉप टेररिस्ट अटैक कम्प्लीटली। ये हमारा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा वीक आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है जो पहले मिलिट्री एक्शन लिए गए थे ना, वो क्या इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव को लेके, मतलब जैसा ऑपरेशन सिंदूर है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को लेके कि टेररिज्म को ख़त्म करना परमानेंटली लिए गए थे, वो जो है सक्सेसफुल नहीं रहे थे टेररिस्ट को रोकने के लिए, ठीक है। ये हमारा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी आएगा। और अगर हम अगले में बात करें तो ऑपरेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस इज फाउंड 18th सेंचुरी मैराथन। ये कहाँ से बात आ गई, 18th सेंचुरी की मैराथन क्वीन अल्सीबियाबाद होलकर। ऐसे सेंटेंस में कहीं भी कोई बात नहीं थी। जब हमारे स्टेटमेंट में से कोई बात नहीं थी तो हम कैसे कर देंगे, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा आउट ऑफ द लॉजिक है, या ऐसी कोई बात हुई नहीं है तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकेंड आंसर होगा। उसके बाद हम बात करें तो जो रिसेंट चेंजेस आए हैं FBI के अंदर, लेड बाय द डायरेक्टर काश पाटिल, वो प्राइमरी एम करते हैं डीपॉलिटाइज करने में एजेंसी और इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी। क्या बोला गया, जो रिसेंट चेंजेस आए हैं किसके अंदर, FBI के अंदर, जो लेड किया जा रहा है किसके द्वारा, जो डायरेक्टर है काश पाटिल, उनके द्वारा लेड किया जा रहा है। इसका प्राइमरी एम क्या है, इसका प्राइमरी एम क्या है, ये डीपॉलिटाइज करें, मतलब पॉलिटिक्स से हटाए, मतलब पॉलिटिक्स को इसके अंदर नहीं घुसाना है, पॉलिटिक्स से दूर रखना है, ऐसी बातें की जा रही हैं इस एजेंसी को, और इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, ये उनका एम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा अगर ये मोस्ट स्ट्रेंथन करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है। मोस्ट स्ट्रेंथन करेगा कौन सा, कि जो रिसेंट चेंजेस आए हैं FBI के अंदर वो एम कर रहे हैं डीपॉलिटाइजिंग द एजेंसी। सबसे पहला हमारा दे रखा है कि जो पटेल हैं उन्होंने डिसबैंड कर दिया है वॉशिंगटन की जो फील्ड की ऑफिस एलाइट फेडरेशन पब्लिक करप्शन स्क्वाड है, जो कि जानी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, उसको डिसबैंड कर दिया है। कौन सी तो ये तो नेगेटिव बात हो गई ना, तो ये तो वीक करेगी। अगर
कोई ऐसी संस्था है जो कि जानी जाती है करप्शन स्क्वाड के लिए, और अगर आप उसको डिसबैन कर रहे हो, उसको बैन कर रखा था, तो आप तो उनकी साइड ले रहे हो, आप तो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, वीक आर्गूमेंट हो जाएगा। दूसरा तो बोल रखा है कि जो एजेंट्स हैं क्रिटिकल ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन डिमोटेड और पुट ऑन द लीव विदाउट एक्सप्लेनेशन। ऐसी हमारी सेंटेंस में कोई बात ही नहीं हो रही कि भाई लीव पे चले गए बिना एक्सप्लेनेशन किया, डिमोटेड कर दिए गए, तो ये हमारा वैसे गलत हो जाएगा। उनकी कंफर्मेशन से पहले इसकी जो काश पटेल हैं, उन्होंने रिपीटेडली कंप्लेन की है इसके बारे में, एजेंसी के बारे में, कि वो पॉलिटिसाइज्ड है प्रीवियस डायरेक्टर्स को लेके, और वाउ डेट टू डिस्टोर इट्स न्यूट्रलिटी। ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब वो डायरेक्टर बने उससे पहले भी उन्होंने क्या है, बहुत सारी कंप्लेन डाली है एजेंसी को लेके कि वो पॉलिटिक्स को लेके चल रही है, पॉलिटिसाइज्ड है वो, किसके अंडर, प्रीवियस डायरेक्टर्स के अंडर, और वो क्या चाहते हैं कि अपनी उसकी न्यूट्रलिटी को वो लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात हो रही तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है कि आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, कल उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसका आंसर आप ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेंस के लिए आपका ये सेशन चलते रहेंगे जब तक आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते, और साथ के साथ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि IBPS PO मेंस खत्म हो जाएगा तो हम इस अपनी सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। IBPS PO मेंस के बाद हमारा SBI क्लर्क भी है, IBPS क्लर्क भी है, RRB PO क्लर्क भी है। तो जब तक हमारा क्रिटिकल रीजनिंग तक हमारे पास कंटेंट पड़ा है, हम डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। हमारे चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अभी मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ।